हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, किसी आयन की रेडियस है, इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, आपको पता है रेडियस क्या होती है? किसी भी स्फीयर में ये सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी, इसको आप आर कह देते हैं, इसे आप त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी एटम की रेडियस के लिए ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। दूसरी बात, किसी भी एटम को आइसोलेट स्टेट में प्राप्त करना मुश्किल होता है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस बताते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसके दो एटम हैं और एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ हम क्या कहते हैं? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी की हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। ये हो जाएगा आर, डिस्टेंस, त्रिज्या हमारी। तो एटॉमिक रेडियस हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस जानने के बाद हम ये देखते हैं कि और कौन सी रेडियस होती है। दूसरी जो रेडियस होती है वो वैन डर वाल रेडियस होती है। वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? वैन डर वाल रेडियस में कोई भी दो मॉलिक्यूल है, कोई दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया जो बॉन्डेड है, दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लिया, और इन दोनों मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल दूसरा है, ये मॉलिक्यूल दूसरा है। दोनों मॉलिक्यूल के जो पास के एटम है, एडजेसेंट एटम, उन एडजेसेंट एटम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को, इस हाफ डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ये है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल जो अलग अलग हैं, उनमें जो एडजेसेंट एटम है उनके बीच की दूरी का हाफ, ठीक। इसे कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। आप देख रहे हैं वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस कौन सी होती है? ये है कोवेलेंट रेडियस। इतना पार्ट ये है कोवेलेंट रेडियस का, और ये पार्ट जो है ये है वैन डर वाल रेडियस। तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि जो वैन डर वाल रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी एडजेसेंट एटम होते हैं दो मॉलिक्यूल के, उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस। और ये याद रखेंगे, वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, ठीक। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आते हैं। हमको पता है कि वर्ड ग्रुप ऐसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये है पीरियड्स और ये है ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है? चेंज क्या आता है? जब हम एटॉमिक रेडियस में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और किसी पीरियड में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। मतलब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे जाने पे धीरे धीरे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पीरियडिक टेबल को देखें, यहाँ पर ऐसे पीरियडिक टेबल को देखेंगे तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये ग्रुप हैं और इन ग्रुप में जैसे हम बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फास्फोरस में किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो हम इसलिए बता सकते हैं कि फास्फोरस का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में पूछा जाए कि लिथियम और सोडियम में किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो हम बता सकते हैं सोडियम का रेडियस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट, इधर से जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसके बाद बात आती है कि आगे ग्रुप में जो रेडियस इंक्रीज होता है तो क्यों होता है। उसका रीजन है कि सपोज करिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 1 और इधर सोडियम Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3 है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई फर्स्ट सेल और ये हो गई सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जब सोडियम का देखेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और एक थर्ड सेल। क्या हुआ, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ओके। और किसी पीरियड में क्या होता है कि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सेल में इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब आप सोडियम से मैग्नीशियम की ओर जा रहे हैं तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11। मैग्नीशियम में कितने होंगे, प्रोटॉन 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं और जो सेल होती हैं वो उतनी ही रहती हैं। द सेल रिमेन कांस्टेंट, उतनी ही रहती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है और जो साइज होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से। ठीक, इसलिए किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और ग्रुप में आते हैं तो इंक्रीज होती है। इतना बात याद रखेंगे। ठीक है। अगला जो एटॉमिक रेडियस के बाद जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक रेडियस के बाद हमें आयनिक रेडियस भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस का डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus and the outermost cell of an ion is called ionic radius. Ionic radius क्या होता है? Ionic radius
ये होता है किसी भी आयन के आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। एक बात यहाँ पर और जानना जरूरी है कि जो आयनिक रेडियस होता है वो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या किसी भी पीरियड में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसमें क्या चेंज आते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की तरह ही जब हम वर्ग में यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की ओर आते हैं ऊपर से, तो जो आयनिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज मतलब कम होती है, और लेफ्ट टॉप बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एटॉमिक रेडियस होती है। एक बात यहाँ पर और जानना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसी एटम और उसके करस्पॉन्डिंग आयन में किसका साइज ज्यादा होता है। जैसे एक सवाल आपसे किया जाए कि सोडियम एटम और सोडियम आयन, ये है सोडियम एटम, और ये है सोडियम आयन। आयन केटायन है, पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब वो केटायन है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सोडियम ने, ये सोडियम एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और यहाँ पर आ गया सोडियम केटायन फॉर्म हो गया। ठीक, अब हमसे एक सवाल होगा कि सोडियम एटम का साइज ज्यादा बड़ा होगा या सोडियम आयन का साइज बड़ा होगा। मींस केटायन का साइज बड़ा होता है या उसके करस्पॉन्डिंग एटम का साइज बड़ा होता है, किसका साइज बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका Z/E रेशियो निकालना है। Z/E रेशियो क्या होता है, Z/E रेशियो ये है न्यूक्लियर चार्ज और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो Z/E रेशियो जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है। मतलब कि Z/E रेशियो यदि ज्यादा है, Z/E रेशियो यदि ज्यादा है यानी कि बढ़ रहा है, तो साइज कम होगा, छोटा होता जाएगा। और Z/E रेशियो यदि कम हो रहा है तो साइज बढ़ रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं दोनों का Z/E रेशियो। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है। और सोडियम आयन यहाँ पर भी प्रोटॉन 11 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन का तो क्या किया नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन हटाया गया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे 11, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अब हम Z/E देखते हैं। Z/E जब हम देखते हैं सोडियम एटम का Z/E देखते हैं तो क्या आता है, Z है आपका 11/11 = 1.0 आता है। वहीं पर यदि आप सोडियम आयन का देखते हैं तो इसमें Z/E रेशियो जो आता है ऑफ सोडियम आयन, ये क्या आता है, बराबर इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 11, डिवाइड कितने से करेंगे 10 से, यानी कि 1.1। यहाँ पर देख रहे हैं 1.0, यहाँ पे आया 1.1। Z/E रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अभी बताया था कि Z/E यदि बढ़ेगा तो साइज कम होगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं सोडियम आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, किससे, सोडियम एटम से। एक बात समझ में आ गई कि द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एटम।
किसी भी केटायन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एटम से क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे ही बात अगर हम किसी एनायन की कर लें तो ये क्लोरीन एटम है और ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन और ये एटम है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम किसका साइज बड़ा होगा? अब हम लोग आसानी के साथ बता सकते हैं कि क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम के साइज की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक, क्यों? कि यहां पे जब Z/E रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका Z/E रेशियो क्लोराइड आयन का कम आएगा तो साइज बड़ा होगा। देख लेते हैं क्लोरीन एटम का। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। वहीं पर ये क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन का फॉर्म हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17। यहाँ पे 17/17 इज इक्वल टू 1.0 और यहाँ पर 17/18 इज इक्वल टू 0.9 समथिंग आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि Z/E रेशियो जो होता है, Z/E रेशियो इसके लिए क्लोरीन एटम के लिए 1 आ रहा है और Z/E रेशियो क्लोराइड आयन के लिए 0.9 आ रहा है। तो Z/E रेशियो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोराइड साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एटम। और एक कॉन्सेप्ट बन गया कि द साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन इट्स करस्पॉन्डिंग एटम। ठीक, तो ये आयन के केस में इतना याद रखेंगे, केटायन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है और वहीं पे एन आयन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.